नई हेडिंग का नाम है, अब तक हमने पॉइंट इलास्टिसिटी कर लिया, आर्क इलास्टिसिटी कर लिया और ज्योमेट्रिक मेथड कर लिया। बस उसी के बाद अगला सितारा डाल के नई हेडिंग है टोटल एक्सपेंडिचर ऑब्लिक टोटल आउटले ऑब्लिक टोटल रेवेन्यू मेथड। तो आपको जल्दी से रिकैप करवा देता हूं कि हम जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो है मेन टॉपिक वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर आपको बताया था कि डिमांड में परिवर्तन तो होगा, अगर प्राइस की वजह से होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे, इनकम की वजह से होगा तो इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे, सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस की वजह से होगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट की वजह से होगा तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी बोलेंगे। फिर उस मेन टॉपिक के अंदर हम सिर्फ अभी पहले ही टॉपिक में थे प्राइस इलास्टिसिटी में, और जिसके अंदर हम तैरते तैरते अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पॉइंट इलास्टिसिटी हो गई, आर्क इलास्टिसिटी हो गई, ज्योमेट्रिक मेथड वाला तरीका हो गया लीनियर डिमांड कर्व का। तो उसी के अंदर अब एक और नया कह सकते हैं कि नई हेडिंग आ रही है टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू मेथड। तो इसमें 3 वर्ड्स आ गए, मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक्सपेंडिचर, आउटले या रेवेन्यू। तो तीनों का मतलब वैसे सेम ही है, तो लिख लेते हैं मेरे साथ, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपको बस ये एक छोटा फॉर्मूला याद रखना है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इसी को आप टोटल आउटले भी कह सकते हो। आउटले वर्ड का मतलब वैसे खर्चा ही होता है कि टोटल खर्चा, और इसी को आप टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे लिए जो खर्चा है दुकानदार के लिए वो रेवेन्यू है, तो इसी को हम टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू, तीनों का एक ही मतलब हो गया, फॉर्मूला हो गया प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब ये मेथड कैसे इलास्टिसिटी को बताने में मदद करता है वो हमें सीखना है। तो ये मेथड कभी भी आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देता, ये इस मेथड का लिमिटेशन है। ये मेथड सिर्फ एक जनरल आइडिया देता है कि भाई इलास्टिसिटी किस प्रकार की है, तो ये कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं देता। इसीलिए पुराने ज़माने का पिछड़ा हुआ मेथड है जो आज के ज़माने के आप जैसे एडवांस बच्चे फॉलो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि किताब में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से ही बात को समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। तो एक छोटा सा आपको एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना है। प्राइस पहला कॉलम बना लेते हैं, दूसरा कॉलम बना लेते हैं क्वांटिटीज़, फिलहाल 2 कॉलम पे ही काम करते हैं, तीसरा कॉलम थोड़ी देर बाद बना लेंगे। तो प्राइस मान लेते हैं हम 1 रुपये। तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों पेन का दाम 1 रुपये है, आप कितने पेन खरीदना चाहते हो? तो मान लेते हैं आपने कहा सर 6 पेन खरीदेंगे हम, 6 यूनिट्स। फिर मैंने पेन का प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि अब प्राइस हो गया 2 रुपये। तो मैंने आपसे पूछा अब कितने पेन खरीदना चाहते हो आप? तो आपने कहा 5 यूनिट्स। ठीक है, बस अभी आगे बाद में लिखवाऊंगा। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम आपसे पूछते हैं तीसरे कॉलम की हेडिंग टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, आपको अपना टोटल खर्चा बताना है। तो पहले आपने पहले पड़ाव पे कितना खर्चा करा? 6 रुपये, लिख लेते हैं 6 रुपये, 6 यूनिट इंटू 1। और दूसरे कॉम्बो में 10 रुपये, तो लिख लेते हैं 10 रुपये। ठीक है, तो पहले टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ गए सर? चलो ठीक है। अब फिर मैंने आपको कहा ये लाइन आप मत बनाना अभी। फिर मैंने आपको कहा कि चलो मैं प्राइस और बढ़ा देता हूँ, अब मैं प्राइस कर देता हूँ 3 रुपये। तो कितने पेन खरीदोगे आप? तो आपने कहा सर अब हम 4 ही पेन खरीदेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो लिखो आप भी। फिर मैंने कहा अब मैं प्राइस और बढ़ा देता हूँ,
अब मैं प्राइस कर देता हूँ 4 रुपये, तो कितने पेन खरीदोगे आप? 3। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे कोई कानून है क्या? वेरी गुड। तो इसके पीछे लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है। बात समझ आ रही है? मैं जैसे जैसे दाम बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपकी खरीदने की इच्छा क्या हो रही है? कम हो रही है। क्वांटिटी आप कह रहे हो हम कम खरीदेंगे। चलो एक बार तीसरे कॉम्बो में अपना खर्चा बताओ। 3 रुपये के 4 पेन खरीदे तो टोटल खर्चा 12 रुपये। ओके। 4 रुपये के 3 पेन खरीदे 12 रुपये टोटल खर्चा। ओके सर, और दाम बढ़ाओगे क्या आप पेन के? हाँ बढ़ा देते हैं और दाम। अब पेन मैंने कर दिया 5 रुपये का, अब आप कितने पेन खरीदना चाहते हो? तो आपने कहा सर 2 पेन खरीदना चाहते हैं। अब मैंने कहा बच्चों पेन कर दिया 6 रुपये का, कितने पेन खरीदना चाहते हो? 1। तो आप पहले ये समझ पा रहे हो कि प्राइस के बढ़ने पर आपकी क्वांटिटी कम क्यों हो रही है? ये तो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं ना? ठीक है। चलो तो 5वें कॉम्बो पे खर्चा बता दो। 10 रुपये और 6 रुपये। ठीक है। तो मैंने एक एक्सट्रीम सा एग्जाम्पल लेकर अपनी बातों को समझाने की तैयारी तो कर लिया फिलहाल, लेकिन आप पहले 2 कॉलम से सब बच्चे संतुष्ट हो और तीसरे से भी संतुष्टि हो, क्योंकि वो तो फॉर्मूला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है। अब जो हमारा टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वो क्या कहता है, उस पर फोकस करते हैं। ये मेथड कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं बताता इलास्टिसिटी का, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये मेथड सिर्फ एक आइडिया देता है कि इलास्टिसिटी किस प्रकार की होगी। तो हम कहते हैं बताओ भाई क्या आइडिया है? तो इसका आइडिया जो होता है वो सिर्फ इलास्टिसिटी को 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड करके बताने का होता है। कितने में होता है? 3। ये सिर्फ ये बताएगा, ये आंसर नहीं बताएगा कि 1.2, 8.9 या 0.5, ऐसा कुछ नहीं आंसर बताएगा। ये सिर्फ एक आइडिया देगा। तो ये आइडिया जो देता है ये सिर्फ 3 कैटेगरीज में इलास्टिसिटी को डिवाइड करता है। ये कहता है या तो इलास्टिसिटी को या तो मैं कहूंगा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है जब हम कह दें कि इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, या वो कहता है कि मैं कह दूंगा इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का आम जीवन में मतलब होता है कि व्हेन योर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, या फिर तीसरी कैटेगराइजेशन ये कह देता है कि मैं यूनिट इलास्टिक कह दूंगा। यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है कि व्हेन योर इलास्टिसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो ये मेथड हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड को सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, और वो भी उसका सिर्फ एक व्यू बताता है, आंसर नहीं बताता। जैसे मान लो लिखा है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 तो 1.01 भी है और 99.99 भी है। तो इसमें आंसर नहीं पता चलेगा आपको सिर्फ क्या पता चलेगा? इलास्टिक है। इसी तरह इनइलास्टिक लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब तो 0.99 भी है और लेस देन 1 का मतलब तो 0.00001 भी है। तो इसमें आंसर नहीं पता चलेगा, हमको सिर्फ आइडिया पता चलेगा। तो ये मेथड सिर्फ 3 तरह के क्या देता है? आइडिया देता है। तो 3 कैटेगराइजेशन एक बार अपने मुंह से बोल दो, कौन सी बन जाती हैं? इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब हमें तो बस इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि ये मेथड में हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कब इलास्टिक है, कब इनइलास्टिक है और कब यूनिट इलास्टिक है। मुझे तो काम क्या आपको पहचान सिखाना। तो ये मेथड कहता है कि पहचान देखने के लिए आपको 2 चीजों को नोटिस करना है। कौन सी 2 चीजों को नोटिस करना है? मैं हाईलाइट करूंगा येलो रंग से। एक तो प्राइस को नोटिस करना है और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर को नोटिस करना है। तो अपने मुंह से बोलो, किसको नोटिस करना है? वेरी गुड। तो प्राइस को नोटिस करना है और टोटल एक्सपेंडिचर को नोटिस करना है। क्वांटिटी को बिल्कुल उसी तरह से इग्नोर करना है जैसे पिछले 12 वर्षों से आप अपनी पढ़ाई को करते आ रहे हो। तो क्वांटिटी को यहां पर हमें क्या करना है? इग्नोर मारना है। तो अब हम सिर्फ किसको नोटिस करेंगे? प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना, पहले वाले पड़ाव से ऊपर की बात कर रहा हूं। मेरा प्राइस 1 रुपए था और मेरा एक्सपेंडिचर कितने रुपए था? 6 रुपए था। ठीक है। फिर मेरा प्राइस 1 से बढ़कर 2 हो गया, यानी कि मैं ऐसा सिंबल बना देता हूं कि प्राइस बढ़ गया। प्राइस मेरा 1 से बढ़कर कितना हो गया? 2। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 6 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 10। यही हो गई बात।
तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। इसे बोला जाता है सेम डायरेक्शन। क्या बोला जाता है, सेम डायरेक्शन, राइट। तो महोदय ने यह कहा, जिन्होंने ये मेथड इजाद किया, उन्होंने ये कहा कि जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये इन इलास्टिक होने की पहचान होता है। यानी कि इतने मूवमेंट से हमें यह पता लगता है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। अपने मुंह से बोलो अब, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रोडक्ट क्या है, इन इलास्टिक है। ये मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर आपको इससे विद्रोह है तो आपको किससे लड़ाई करनी है, अर्थशास्त्री से, जिसने फॉर्मूले दिए हैं। मेरा काम है सिर्फ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं जो आपको ये बातें बता रहा हूं। आपका और मेरा कोई इसमें वाद विवाद नहीं है। तो अब एक बार दोबारा अपने मुंह से बोलो, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। बस अपने को ये याद रखना है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरे पड़ाव में चेक करते हैं। अब दूसरे पड़ाव में प्राइस 3 रुपए था जो बढ़कर हो गया 4 रुपए, राइट। तो प्राइस को मैं ऐसे बना देता हूं कि प्राइस जो है वो 3 से 4 बढ़ गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर को नोटिस करो, 3 रुपए के प्राइस पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, 12। समझ आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूं? कहीं खो तो नहीं गए चांतारों पे? फिर 4 रुपए के प्राइस पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, 12। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो महोदय ने यह कहा कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज ही नहीं हो रहा प्राइस के बढ़ने या घटने पर, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है, 1 यूनिट इलास्टिक है। तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट जो प्राइस में बदलने की वजह से भी अपने एक्सपेंडिचर को ना चेंज करे, तो इसका मतलब वो क्या है, इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिक है। क्लियर हो गया सेकंड बक्सा? उसके बाद थर्ड बक्से में क्या है वो भी देख लेते हैं। प्राइस 5 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 6 रुपए। तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर को चेक करें, 5 रुपए पर कितना एक्सपेंडिचर था, 10, और 6 रुपए पर 6। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। इसे बोला जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसे बोला जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो महोदय ने यह बोला कि ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1, या जिसको कहते हैं इलास्टिक। तो उन्होंने अपने 3 कॉन्क्लूजन्स दिए जो मैं अब आपको रिपीट कर दूंगा और आप लिख भी लोगे, कईयों ने तो लिख लिया होगा। तो कॉन्क्लूजन नंबर 1, अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन इलास्टिक। आपको बस ये याद रखना है। अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही नहीं होगा तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, यूनिट इलास्टिक। और अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, इलास्टिक या मोर देन 1, जिसको सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं। तो आप ये लिख लो पहले टेबल अच्छे से, जैसे मैंने बनाई वैसे, और फिर इन्हीं बातों को हम नीचे कंक्लूजन में भी दोबारा से लिख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो अब इन्हीं बातों को और सुंदर तरीकों से आपको कंक्लूजन करके लिखवा देता हूं, ताकि कल को आप में से जब कोई बच्चा टीचर बनेगा और बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा तो फिर आप इन बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई कंक्लूजन नंबर 1, प्राइस एंड टीई अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस एंड टीई अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बताओ इलास्टिसिटी क्या, ग्रेटर देन 1। ठीक है, सही बन गया कंक्लूजन, समझ आ गया ना आपको भी? बस तो ऐसे ही लिख लो। सेकंड पॉइंट, अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही, तो कंक्लूजन बन गया इलास्टिसिटी लेस देन 1। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज,
तो फिर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। और क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो हम हर मैथमेटिकल रिलेशंस को टू वेरिएबल्स के बीच में एक डायग्राम की मदद से भी दिखा सकते हैं। इतनी क्षमता हुनर हम में है। तो हम यहां पे कौन से दो वेरिएबल्स को नोटिस कर रहे हैं? प्राइस और एक्सपेंडिचर को। तो वाई एक्सिस पर प्राइस लिख लेता हूं, एक्स एक्सिस पर टोटल एक्सपेंडिचर लिख लेता हूं। तो अब ये बताओ मेरे सभी अर्थशास्त्रियों, प्राइस और एक्सपेंडिचर जब हम, मान लो मैं कह रहा हूं सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं सेम डायरेक्शन, दो वेरिएबल जब सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे, दो वेरिएबल अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे, चाहे दोनों बढ़े चाहे दोनों घटें, तो उनके बीच के रिश्ते का कर्व कैसा होगा? बस सर यही हम मात खा जाते हैं सर। तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जब भी मूव करते हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता कर्व पर अपवर्ड स्लोपिंग होता है। उदाहरण के तौर पे सप्लाई कर्व, प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो आप उस कर्व को कैसे बनाते हो? अपवर्ड स्लोपिंग। चलो कोई बात नहीं समझ आया। अगला एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन है कि भाई एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो अगर दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा ऑपोजिट वाला या इनवर्स वाला रिलेशन है तो उन दोनों के वेरिएबल का कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। अब बुद्धि चली। तो उन दोनों वेरिएबल्स का कैसा कर्व बनेगा? डाउनवर्ड। ऐसे ही बनेगा ऊपर से नीचे। और अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो चेंज ही नहीं हो रहा, डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो जितना है वो उतना ही रहेगा। यानी कि उसको वर्टिकल बना सकता हूं, यानी कि ऐसा बना सकता हूं लाल रंग की लकीर जैसा, क्योंकि जो उसका लेवल रहेगा वो वही रहना है, चाहे प्राइस 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसका मतलब ये जो ऊपरी चित्र है ये ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इस ऊपरी चित्र पर इलास्टिसिटी जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1। जो ये निचला चित्र है ये सेम डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इस निचले चित्र पर इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1। और जो लाल रंग का चित्र है जो ये दिखा रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर में तो परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो वो कैसी इलास्टिसिटी दिखा रहा है? इक्वल टू 1। तो मुबारक हो बच्चों, आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लास मैंने फ्री में दे दी। ये आपको अपनी इस किताब में नहीं मिलेगा मैडम, ढूंढ लो। हाँ कुछ भी देखो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपका समझना और सीखना इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने बनवा दिया। और अपने छोटे भाई बहनों पर कल को इंप्रेशन झाड़ना हो तो भी तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके पास अब ज्ञान का सागर आ गया है इस मेथड का। क्लियर सर? तो इसके एक आध एग्जाम्पल्स आपसे करवाते हैं, फटाफट लिखना है। एग्जाम्पल 1, लिखो प्राइस राइजेस, प्राइस राइजेस ईडी लेस देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर डैश। आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। प्राइस राइजेस ईडी लेस देन 1, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए राइजेस, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। राइजेस कह रहे हैं बच्चे, तो चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता बच्चे गलत हो। तो आपने राइजेस कैसे कहा पहले आप बताइए। वेरी गुड। आपने देखा कि इलास्टिसिटी जो है वो आपको लेस देन 1 दे रखी है, तो लेस देन 1 का नियम क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं कह रहा हूं प्राइस राइजेस, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी क्या होएगा? राइजेस, क्योंकि जब ईडी लेस देन 1 होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर मैंने बोला प्राइस राइजेस
तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, राइजेस। चलो एग्जाम्पल 2, इसमें तो आप फेल हो गए, क्योंकि जब तक 1 सेकेंड में सबका आंसर नहीं आएगा तब तक क्लास फेल होती रहेगी। एग्जाम्पल 2, प्राइस फॉल्स, ईडी ग्रेटर देन 1, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या, उसने नहीं बताया, तो इसका मतलब अभी भी सब बच्चे फेल। तो कैसे बताया आपने, इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का क्या नियम होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं कह रहा हूं प्राइस फॉल्स, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ होगा, राइज। ठीक है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। लेकिन अभी भी क्लास क्या हो रही है, फेल। एग्जाम्पल 3, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, प्राइस फॉल्स, ईडी, उसने नहीं बताया, तो इसका मतलब अभी भी क्लास फेल हो रही है। तो अब कैसे आपने पहचाना, दोनों फॉल हो रहे हैं, तो दोनों फॉल होने का मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन किसकी पहचान है, ईडी लेस देन 1 की। तो इसका मतलब है कि इस केस में इलास्टिसिटी जो है वो है लेस देन 1। तो समझ आ रहा है। एग्जाम्पल 4, प्राइस राइजेस, ईडी इज इक्वल टू 1, तो टोटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, अब तो उसने भी बता दिया। तो इसका मतलब ये कि क्लास पास हो गई, सीख गए सब। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमने कैसे पहचान लिया, जब ईडी 1 होता है तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर उस समय चेंज नहीं होता। तो दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ना तो राइज करेगा ना वो फॉल करेगा, वो सेम ही रहेगा जो पहले था। तो समझ आ गए इसके क्वेश्चंस के एग्जांपल से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सीख लिया। चलो जी, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अगली हेडिंग पर। अगली टॉपिक की हेडिंग है, अब मेन हेडिंग कह लो, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की डिग्रियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें आपको 5 बाइफरकेशन करने, क्योंकि 5 डिग्रीज होती हैं। तो इसमें आपको 5 बाइफरकेशन करने। पहले बाइफरकेशन में लिखना है आपको परफेक्टली इलास्टिक, दूसरे बाइफरकेशन में लिखना है आपको मोर देन इलास्टिक, तीसरे बाइफरकेशन में लिखना है आपको यूनिटरी या ब्रैकेट में यूनिट इलास्टिक, चौथे बाइफरकेशन में लिखना है आपको लेस देन इलास्टिक, और पांचवें बाइफरकेशन में लिखना है आपको परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पहले वाले को नीला कलर करना है, वो तो सर हम लाए नहीं। आखिरी वाले को नीला कलर करना है, वो तो सर हम लाए नहीं। और बीच के तीनों को पीला कलर करना है, वो तो सर हम लाए नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि किनारे वालों को सर्कल कर लो, बीच वालों को स्क्वायर बना लो। पॉइंट ये है कि भाई थोड़ा डिस्टिंग्विश करना है। तो जो आखिरी के किनारे वाले हैं उनको थोड़ा सा अलग तरह का दिखा दो, बीच के जो 3 हैं उनको थोड़ा सा अलग तरह का दिखा दो। तो इन पर हम चर्चा करेंगे और मैं जानता हूं कि आप एक ही बार में सीख जाओगे। तो 5 तरह की डिग्रीज होती हैं बच्चों इलास्टिसिटी की, जो हमने यहां नाम लिख रखे हैं। परफेक्टली इलास्टिक,
मोर देन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। चलो ठीक है, तो बस आप इतना लिख के बस छोड़ देना। अब आपको नीचे इसके कुछ भी नहीं लिखना। जो मैं यहाँ पे अब खिचड़ी पकाऊंगा तो वो खिचड़ी पहले मुझे पकाने देना। अगर बीच में आप खिचड़ी खाने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, कच्ची कच्ची लगेगी आपको, नमक नहीं डला अभी। तो पहले मेरे को पूरी खिचड़ी पकाने देना। पूरी खिचड़ी पकने के बाद आपको खानी है। बीच में कई बार क्या होता है, आदमी उत्साहित हो जाता है तो वो गरम गरम पतीले में हाथ डाल देगा। तो अभी आपको रुकना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं लिखना। चलो, तो अब इलास्टिसिटी का बस आप फॉर्मूला मुझे याद दिलवाओ जो सबसे पहले बेसिक लिखा था। ठीक है, वेरी वेरी गुड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब आपकी गणित का टेस्ट होगा। अगर मैं कह दूं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो आप ये बताओ कि आंसर क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो क्या मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूं? नहीं, ये आप ऑलरेडी सीखी सिखाई मैथ्स को ही सीख रहे हो दोबारा से, बस उस पर मैंने चादर चढ़ा दी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। सब बच्चे क्लियर? तो ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? गणित रिवाइज कर रहे हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर के बराबर है तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा मैथमेटिक्स में। तो इसका मतलब मैं आपको इकोनॉमिक्स तो नहीं सिखा रहा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है तो मेरा आंसर क्या आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 है तो समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग 0। और अगर मैं कहूं कि मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है तो मेरा आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी का सिंबल बना देते हैं क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो क्या मैंने आपको अर्थशास्त्र सिखाया? आपने सिर्फ क्या रिवाइज करा है? वो भी कौन सी कक्षा की? चौथी पांचवी कक्षा की। क्लियर होगी 5 बातें? तो इसका मतलब जो 5 डिग्रियां होती हैं वो ये रही आपके सामने। एक होगी मोर देन 1, एक होगी लेस देन 1, एक होगी इक्वल टू 1, एक होगी 0, एक होगी इंफिनिटी। तो आप सब बच्चे सहमत हो गए 5 डिग्रियों से? ठीक है, तो अब पहले तो इसके नीचे लिखते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक के नीचे लिख लो ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। मोर देन इलास्टिक के नीचे ED इज मोर देन 1। यूनिट इलास्टिक के नीचे ED इज इक्वल टू 1। लेस देन इलास्टिक के नीचे लेस देन 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक के नीचे 0। तो ये मैंने घटते हुए क्रम में लिखवाई। तो सबसे बड़ी सबसे पहले इंफिनिटी, फिर थोड़ा 1 से बड़ी, फिर 1, 1 से छोटी और 0। तो मैंने घटते हुए क्रम में लिखवा दी। तो 5 डिग्रियां होती हैं बच्चों इलास्टिसिटी की और ये पांचों आपने यहां पर लिख ली। अब इसी के नीचे अगर मैं इनका मीनिंग भी लिख दूं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप समझ ही जाओगे। तो इंफिनिटी हमारा आंसर कब आ रहा था? जब डिनोमिनेटर क्या था? 0 था, है ना? तब इंफिनिटी आंसर आ रहा था। तो डिनोमिनेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैं अगर आपको यह बोलूं कि इंफिनिटी आंसर तब आता है when there is no change in price, तो आप मुझसे सहमत हो जाओगे, और अगर नहीं होगे तो गड़बड़ आप में। तो इंफिनिटी के नीचे मैं लिख रहा हूं when there is no change in price। अगर प्राइस में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज 0 हो गया, तो आपका आंसर इंफिनिटी आना शुरू हो जाता है। अभी हम इसके डेमोज भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इतना लिख रहे हैं।
उसके बाद मोर देन वन आंसर आपका कब आया था? जब न्यूमरेटर बड़ा था, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बस ये छुटकू सा बादल लिख लो, आपकी बात समझ में आ जाएगी। आपको समझ आ गया सब बच्चों को? तो इन्फिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 था। मोर देन 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब थर्ड बताओ क्या फॉर्मूला होगा? हाँ, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद चौथा बताओ, लेस देन 1 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। और 0 कब आया था? जब, वेरी गुड, तो व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी। चलो, तो अब मुझे बताओ सब बच्चों को समझ आया अच्छे से? तो बताओ उन दोनों को नीला क्यों करा और बीच वालों को पीला क्यों करा? तो ये बात आपको कहां से पता चली? वेरी गुड। तो वो दोनों को नीला इसलिए करा कि ये जो नीले वाले हैं ना, ये बच्चों हैं थोड़े हाइपोथेटिकल केस। मतलब ऐसा होता नहीं है कि भाई मान लो मैं बोलूं कि 10 रुपए का पेन है, तो आप कह रहे हो मैं 100 खरीदूंगा, और मैं कह रहा हूं कि अब ये 500 रुपए का हो गया, और तो भी आप कह रहे हो मैं 100 खरीदूंगा। तो क्वांटिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो गड़बड़ है ना, मतलब हाइपोथेटिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल नहीं है। या इसी तरह मैं कह रहा हूं प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, कि मतलब मैं कह रहा हूं 5 रुपए का पेन है तो भी आप 100 खरीद रहे हो, मैं कह रहा हूं 5 रुपए का पेन है तो आप अगले दिन आके कह रहे हो मैं 500 खरीद रहा हूं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये नीले वाले जो केसेस हैं ये थोड़े एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल केसेस हैं, मतलब काल्पनिक केसेस हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बीच के 3 ही चलेंगे। बट क्लियर हो गए सारी डिग्री? ठीक है, तो इसके नीचे तो आप एक मतलब छुटकी सी लाइन लगा सकते हो। अब इन्हीं बातों का हम एक डायग्रामेटिक डेमो देखेंगे। हालांकि डायग्रामेटिक डेमो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि के विकास के लिए हर चीज जरूरी होती है। तो मैं एक ही डायग्राम से आपको समझा दूंगा, और फिर आपको जो डायग्राम अच्छा लगेगा वो आप बना लेना बाद में। तो पहले एक बार समझ लो, फिर आपको जो अच्छा लगे वो बना लेना, और अगर लगे कि मैं तो बहुत अच्छे से समझ गया हूं तो बनाना भी मत, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं एक डिमांड कर्व ले रहा हूं, यानी कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ले रहा हूं, डिमांड कर्व, और इस डिमांड कर्व पे मैं प्राइस मार्क कर लेता हूं P0। तो इस P0 प्राइस पर अभी फिलहाल मैं इस बिंदु पर खड़ा हूं, और मेरी क्वांटिटी कितनी है? Q0, राइट। अब मैं आपको प्राइस में परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मैं प्राइस को अब डबल कर दूंगा, और मैं प्राइस को P1 तक करके ले गया। तो प्राइस को मैंने डबल, दुगना कर दिया ऑलमोस्ट। तो प्राइस के डबल होते ही अब मेरा पॉइंट चेंज हो गया, मैं यहां आ गया, और इस पॉइंट पर आते ही मेरी क्वांटिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब आपको बस डायग्राम पर यह देखना है कि क्वांटिटी में जो परिवर्तन आया और जो प्राइस में परिवर्तन आया, उसमें किस में परिवर्तन ज्यादा है और किस में कम? प्राइस में ज्यादा है और क्वांटिटी में कम। शक्ल से पता चल रहा है डायग्राम देख के। तो मतलब मैं ऐसा सिंबल लगा देता हूं बीच में कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका मतलब मन की आंखों से न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो गई डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो इसमें मेरा आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। तो मैं आपको जो मुद्दे का कंक्लूजन लिखवाऊंगा वो ये लिखवाऊंगा कि अगर कभी भी डिमांड कर्व ऐसा स्टीपर बनता है, इस तरह के डिमांड कर्व को कहते हैं स्टीपर। स्टीपर मतलब थोड़ा ऐसे खड़ा हुआ सा, लेटा हुआ नहीं है, स्टीप है। तो इस तरह के डिमांड कर्व को हम क्या बोलते हैं? स्टीपर डिमांड कर्व। तो अगर डिमांड कर्व स्टीपर होते हैं तो ऐसे डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन 1 होती है।
तो पहले ये डेमो समझ आया, तो अभी बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में अगर लगेगा अच्छा तो बनाने का। डेमो नंबर 2, एक और डेमो ले लेते हैं। इस बार भी एक्स एक्सिस पर यूनिट्स लिख लेता हूं या क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिख लेता हूं, और एक डिमांड कर्व मैं बना रहा हूं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इस डिमांड कर्व पर मान लेते हैं हम अभी P0 प्राइस पर हैं, और P0 प्राइस पर इस पॉइंट पर मेरी क्वांटिटी Q0 है। अब मैं प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हल्का सा, बस जरा सा। 10 रुपए की चीज थी तो अब वो हो गई 10 रुपये 25 पैसे की। तो मैंने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और मैं P1 पर आ गया। तो प्राइस के थोड़ा सा इंक्रीज होते ही मेरी क्वांटिटी अब इस बिंदी के हिसाब से कम होकर कहां पर पहुंच जाएगी? Q1 पर। मेरी क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई, राइट? यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर आपको फिर से मैं पूछूं कि भाई क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ और प्राइस में जो परिवर्तन हुआ, उसमें किस में ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है? क्वांटिटी में। डायग्राम पे अपेरेंट है। यानी कि मन की आंखों से आपको क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर में चेंज ज्यादा है या न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, राइट? तो इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी क्या आएगी? मोर देन 1। तो मैं आपको कंक्लूजन लिखवाऊंगा कि अगर डिमांड कर्व फ्लैटर होते हैं, फ्लैटर का मतलब देखो लेटे लेटे से हैं, है ना, तो फिर ऐसे फ्लैटर डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन। दोनों को कंपेयर करना। ऊपर वाला डिमांड कर्व कैसा था? काफी स्टीप था। और नीचे वाला डिमांड कर्व कैसा था? फ्लैटर था। तो डिमांड कर्व की शक्ल से ही हम पहचान जाते हैं इलास्टिसिटी। तो ये बड़े आप जैसे अर्थशास्त्रियों की पहचान है, आप खाली डिमांड कर्व देखोगे और बता दोगे इलास्टिसिटी क्या है। तो स्टीपर वाले की इलास्टिसिटी लेस देन 1, फ्लैटर वाले की इलास्टिसिटी मोर देन 1। एक डेमो और कर लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरा डिमांड कर्व है हाइपोथेटिकली वर्टिकल। तो इसका मतलब कि मान लो मेरा प्राइस है P0, तो P0 प्राइस पर मेरी क्वांटिटी है Q0। फिर मैंने प्राइस को कम कर दिया और उसको मैं P1 पर ले आया, और P1 प्राइस पर भी मेरी क्वांटिटी है Q0। यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेरी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं है। तो इससे आप क्या समझे कि न्यूमरेटर 0 है, क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है, तो इसका मतलब ये इलास्टिसिटी क्या है? 0 है। बोलो ना। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन कहूं कि डिमांड कर्व वर्टिकल अगर होगा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? तो आप पहचान गए, बात समझ गए। तो वर्टिकल डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि इसमें क्वांटिटी में तो कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो जो है वो है। क्लियर? चलो चौथा ओरली बता दो। अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका मतलब इन्फिनिटी। समझ गए? तो उसका भी एक डेमो कर देता हूं। मान लो मेरा डिमांड कर्व है ऐसा। तो अगर मैं P0 प्राइस की बात करूं तो P0 प्राइस पर मान लेते हैं मेरी क्वांटिटी है Q0, और P0 प्राइस पर ही थोड़ी देर के बाद मेरा मन करा तो मैंने अब क्वांटिटी कर दी Q1। यानी कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है और फिर भी क्वांटिटी क्या हो गई? चेंज हो गई है। तो हाइपोथेटिकल बात, लेकिन फिर भी हो रहा है, मान लो। यानी कि मेरे प्राइस में क्या है? कोई चेंज नहीं है। तो अगर मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा इस तरह के डायग्राम पर, तो इसका मतलब ये कैसे इलास्टिसिटी की पहचान थी? इन्फिनिटी की। क्योंकि प्राइस आपका कितना चल रहा है? P0, और आपकी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो गई। तो डेल्टा Q तो है पर डेल्टा P जो है वो 0 है, प्राइस इज सेम। तो मैं आपको कंक्लूजन क्या लिखवाऊंगा कि अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो 4 कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं, मन में रिवाइज करो। अगर डिमांड कर्व स्टीपर है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1। अगर डिमांड कर्व फ्लैटर है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? मोर देन 1।
अगर डिमांड कर्व वर्टिकल है तो, अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है तो 4 हो गए। तो पहले 4 की बात कर देता हूं। अभी तक आपने कुछ बनाया तो नहीं ना? वेरी गुड, बनाना भी नहीं था। तो अब देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ये हमने इलास्टिसिटियां लिखी हैं, तो इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये कब होगा, तो बताओ डिमांड कर्व कैसा था इसमें? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। तो इन्फिनिटी इलास्टिसिटी का डिमांड कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। इलास्टिसिटी जब मोर देन 1 थी तो डिमांड कर्व कैसा था? वेरी गुड। तो डिमांड कर्व कैसा था? फ्लैटर। ये छोड़ दो। चौथा, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 थी, वेरी गुड, तो डिमांड कर्व कैसा था? स्टीपर। और जब इलास्टिसिटी 0 थी, वर्टिकल। तो मतलब अब आप इतने होशियार हो चुके हो, इतने होशियार हो चुके हो, इतने होशियार हो चुके हो कि आप तो डिमांड कर्व की अब शेप देख के इलास्टिसिटी पहचान सकते हो। बोलो हाँ। तो आपसे होशियार कोई पृथ्वी पर है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये बातें और लिख सकते हो कंक्लूजन की। बाकी डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम तो पूछेगा नहीं वो। तो हमारे कितने परफेक्ट कंक्लूजन बन गए इलास्टिसिटी के, आहा, कि भाई आप इन्फिनिटी के बारे में समझ गए, उसका फॉर्मूला समझ गए, और अब ये भी समझ गए कि डिमांड कर्व देख के हम पहचान लेंगे कि ये इन्फिनिटी है। तो डिमांड कर्व अगर हॉरिजॉन्टल है तो इन्फिनिटी, डिमांड कर्व अगर फ्लैटर है तो ग्रेटर देन 1, डिमांड कर्व अगर स्टीपर है तो लेस देन 1, डिमांड कर्व अगर वर्टिकल है तो 0। तो सर इसका भी लिखवाई दो, इसको क्यों छोड़ दिया? तो इसमें क्या लिखें कि भाई डिमांड कर्व कैसा शेप ले, कि भाई ये हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी 1 है, तो वो समझा देता हूँ पहले बाकी चारों तक ओके हो गया अच्छे से? ठीक है, डायग्राम ओके हो गए हैं। 1 डेमो, 2 डेमो, 3 डेमो, 4 डेमो। अब एक और डेमो कर लेते हैं। अब मान लेते हैं एक डिमांड कर्व बना लेते हैं आपके लिए। इस डिमांड कर्व पर मान लेते हैं प्राइस है P0 और P0 प्राइस पर हमारी क्वांटिटी है Q0। अब मैं प्राइस को कम करूंगा तो प्राइस कम होने पर मेरी बिंदी चेंज हो गई, मैं आ गया यहाँ, और मेरी क्वांटिटी हो गई Q1, बढ़ गई। तो अब अगर डायग्राम पे देखकर आपसे कहा जाए कि बताओ क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ या जो प्राइस में परिवर्तन हुआ, देखकर बताओ किस में ज़्यादा हुआ या किस में कम हुआ। तो शक्ल से बराबर से ही लग रहा है भाई, जितना देखो जितनी गिरावट प्राइस में, लगभग उतनी ही बढ़ोतरी क्वांटिटी में। तो आप नहीं बता सकते कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो इसका मतलब इसमें देख के तो पता चल रहा है दोनों बराबर हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी 1 होगी, है ना? यहाँ तक तो हमको समझ आ गया। अब ये लाइन को क्या मैं फ्लैटर बोल दूं तो गलत हो जाएगा। ये लाइन को क्या मैं स्टीपर बोल दूं तो गलत हो जाएगा। ये लाइन को क्या मैं हॉरिजॉन्टल बोल दूं तो गलत हो जाएगा। ये लाइन को क्या मैं वर्टिकल बोल दूं तो गलत हो जाएगा। तो अब इसको क्या बोलें? तो हिंट देते हैं आपको। इस कर्व पर आप कोई भी बिंदी ले लो और उस बिंदी से एक रेक्टेंगल बना दो। कोई भी बिंदी ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं ये हरे रंग की बिंदी, और एक रेक्टेंगल बना दो। एक ऑरेंज की बना देता हूं। कोई भी बिंदी ले लो और एक रेक्टेंगल बना दो, ऑरेंज वाला बन गया। किसी भी बिंदी से आप एक रेक्टेंगल बना दोगे तो हर रेक्टेंगल का एरिया जो है ना वो सेम आएगा। ये इसकी खूबसूरती होती है कि भाई इस कर्व पर आप कोई भी बिंदी ले लो और उस बिंदी से एक रेक्टेंगल बना दो कहीं पर भी, तो हर रेक्टेंगल के एरियाज जो है वो सेम आते हैं। तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? जो ये प्रॉपर्टी डिनोट कर रहा होता है कि भाई हर रेक्टेंगल का एरिया सेम है हर बिंदी पर, किसी भी बिंदी पर हर रेक्टेंगल का एरिया सेम है। तो ऐसे कर्व को क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो वो इस बक्से में लिखेंगे।
तो इसको कहते हैं जी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओ, तो ये तो रटना पड़ेगा बच्चों भाई, बाकी तो चलो शक्ल से पता चल गए थे, ये तो शक्ल से भी नहीं पता चलेगा। तो इस पे आर का सिंबल बना लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रट लेंगे हम। ठीक है सर, जहाँ 100 बातें रटते हैं एक और सही, तो इसका रट लेंगे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी भी समझा दी कि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इस कर्व की किसी भी बिंदी से रेक्टेंगल बनाओगे तो एरिया जो है वो सेम आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो खैर हमारे अब इसमें देखो कि कितने MCQ बन सकते हैं इस एक चार्ट पे जो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सारे, कुछ पूछ ले, वैल्यू पूछ ले, ये पूछ ले, वो पूछ ले, मतलब कम से कम 50 तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। लेकिन आप बिल्कुल क्लियर हो गए अच्छे से? ठीक है, अब इसके नीचे मैं फिर भी बच्चों के अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन पांचों ही बातों का एक क्रक्स डायग्राम भी बनवा देता हूं। वो अब आपको अच्छा लगे तो बना लेना, नहीं अच्छा लगे तो मत बनाना, आपकी चॉइस है। इन पांचों बातों के क्रक्स बात से, मतलब पांचों बातों में हमने क्या सीखा, अब आपसे दोबारा पूछता हूं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको बस पहचानना है। मैंने ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनाया, बताओ इलास्टिसिटी। वेरी गुड, पहचान गए ना, डिमांड कर्व देख के ही पहचान गए। मान लो मैंने एक फ्लैटर डिमांड कर्व बनाया, ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। मान लो मैंने ये एक स्टीपर डिमांड कर्व बनाया, वेरी गुड, समझ रहे हो ना डिमांड कर्व देख के। मान लो मैंने ये वर्टिकल डिमांड कर्व बनाया, वेरी गुड। और मान लो मैंने ये एक बिल्कुल ना फ्लैटर ना स्टीपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, इक्वल टू 1। हाँ, तो यही थी पांचों बातों का क्रक्स। तो ये झूला जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इसकी इलास्टिसिटियां भी कम होती हैं। सबसे ऊपर झूले की कितनी है, इन्फिनिटी, फिर ग्रेटर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, फिर 0। तो झूला ऊपर से नीचे गिरेगा तो इलास्टिसिटियां भी इन्फिनिटी से 0 आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ट्यूटर बना रहा हूं मैं, तो बना लो ये डायग्राम। तो वर्टिकल डिमांड कर्व, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, तो इन्फिनिटी, फ्लैटर डिमांड कर्व तो ग्रेटर देन 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इक्वल टू 1, उसके बाद स्टीपर तो लेस देन 1, और लास्ट वर्टिकल तो 0। तो पांचों तरह की शेप देखते ही डिमांड कर्व की अब आप इलास्टिसिटी बता सकते हो। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया अब सारी डिग्री। तो इससे बड़ा डाइजेक्शन जो है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी का इस ब्रह्मांड पर भी नहीं है, जो आप सीख चुके हो बेसिकली, क्योंकि 5 ही डिग्रीज होती हैं और डिग्री का मैंने हर तरह का पहलू इसमें आपके साथ कवर कर लिया। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया डिग्रीज के बारे में, परफेक्ट। चलो, तो अब आप इसके नीचे लाइन लगा सकते हो। तो ये हो गई डिग्रियां भी खत्म। उसके बाद आपको फ्रेश पेज पर हेडिंग डालनी है, नई हेडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, लाजवाब टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है इसमें मैं आपको पता है क्या पढ़ाऊंगा कि कौन से फैक्टर्स ये बताएंगे, कौन से फैक्टर्स ये बताएंगे कि गुड की डिमांड इलास्टिक होगी के इनइलास्टिक होगी। ये पढ़ेंगे हम, ये है टॉपिक का हिंदी अनुवाद, कि आप ये पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स ये बताएंगे कि गुड की डिमांड इलास्टिक है कि गुड की डिमांड इनइलास्टिक है। तो ये इसीलिए
टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके पूछता भी है ही है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड इलास्टिक होने वाली है, मतलब मोर देन वन होने वाली है, या कम लेस इलास्टिक होने वाली है। ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे आपके मन में पहले कुछ बातें डालनी पड़ेंगी, तो एक बक्से में लिखना है, बाद में आप भी बक्सा बना लेना। इलास्टिक वर्ड और इनइलास्टिक वर्ड से अब आपको अपने मन में क्या सोचना है वो बात करेंगे हम। तो इलास्टिक वर्ड से आपको मन में क्या सोचना है? जो इजीली चेंज हो जाएगा, जो इजीली चेंज हो जाएगा, है ना, उसी को इलास्टिक बोलते हैं ना। जैसे रबर बैंड आप पकड़ के उसको खींचना शुरू करो तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, इसीलिए उसको इलास्टिक बोलते हैं ना। लेकिन अब अगर आप कोई हथौड़ी उठा लो, अब हथौड़ी में अपना कुछ उसको खींचना शुरू करो तो वो अपना आकार तो बदलेगी नहीं, वो तो इलास्टिक नहीं है, वो तो चेंज नहीं होगी, तो उसको इनइलास्टिक बोलते हैं। इनइलास्टिक का मतलब है जो चेंज होने में नाटक करे, जैसे कि आप, जो चेंज होने में नाटक करे, मतलब मुश्किल से चेंज हो, बहुत मुश्किल से चेंज हो, तो वो इनइलास्टिक है। तो मतलब हमारे लिए, अब मैं इलास्टिक बोलूँगा तो आपके मन में आएगा कि जो चेंज हो रहा है इजीली, और मैं इनइलास्टिक बोलूँगा तो आपके मन में आएगा जो चेंज नहीं हो रहा, बड़ा मतलब रेसिस्ट करता है कि नहीं मैं नहीं चेंज होऊंगा। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स ये बताते हैं कि गुड जो है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। गुड की पहचान सिखाएंगे अब आपको। तो ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, गुड्स की पहचान करना आ जाएगा आपको, है ना। कल को बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बनोगे जब आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई गुड कैसा है मार्केट में। आइए तो फैक्टर नंबर 1 लिखते हैं, या पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब है, पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, ड्राइंग आप मत बनाना। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो कि इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं बाजार में, जैसे मान लेते हैं साबुन, है ना। अब आप साबुन लेने गए कि भैया पिंक रंग वाला साबुन दे दो। अब पिंक रंग वाला मान लो उसके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, दुकान पे 100 तरह के साबुन और भी होते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। वो कहेगा पीले रंग वाला ले लो, काले वाला ले लो, सफ़ेद वाला ले लो, भूरे वाला ले लो, गुलाबी वाला नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो जब किसी भी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो उसकी डिमांड आसानी से चेंज हो जाती है ना। भाई आप कहोगे ठीक है भैया फिर भूरा वाला दे दो। तो जब भी किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो उसकी डिमांड बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। कंज्यूमर कहता है चलो ये नहीं है तो छोड़ो मैं वो ले लूंगा। लेकिन अगर किसी सब्स्टिट्यूट के किसी गुड के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा सोचो, मान लेते हैं आपकी किताबें, बुक्स फॉर एग्जांपल, और आपको पता है भाई इसी बुक से मेरा एग्जाम में पेपर आने वाला है, उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी रिफ्रेशर काम नहीं करेगी, इसी किताब से पेपर आएगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसकी डिमांड जो है वो फिर आसानी से चेंज नहीं होगी। फिर तो वो बुक अगर 1000 की भी है तब भी आप खरीदोगे, वो बुक अगर 5000 की भी है तब भी मतलब आप सोचोगे कि कैसे भी करके खरीदूं मैं। तो मतलब जब किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं तो ऐसे गुड की डिमांड भी काफ़ी कम चेंज होती है, आसानी से चेंज नहीं होती, क्योंकि मजबूरी बन गई ना, फिर तो आपको वही लेना है। मान लो मार्केट में एक ही साबुन आता है, सफ़ेद साबुन, और कोई साबुन ही नहीं है, तो अब आपको अगर सफ़ेद साबुन ही मार्केट में मिलेगा तो आपकी तो मजबूरी हो गई, अब नहाना है तो सफ़ेद साबुन ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे में तो सफ़ेद साबुन की डिमांड जो है वो आसानी से चेंज नहीं होगी, हर किसी को वही खरीदना है, या पेट्रोल कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो इससे मतलब ये हो गया, इस पॉइंट का क्रक्स क्या हो गया वो लिख लो आप बिंदी डाल के, कि लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो बताओ इलास्टिसिटी क्या होगी,
मतलब इलास्टिक होगी, तो मोर देन 1 लिख लो आप, तो ये आप समझ जाओगे। ब्रैकेट में इलास्टिक लिख लो। चलो, तो ये आपको मैं गुड्स की पहचान बता रहा हूं। कल को जब आप बिजनेस मैनेजर्स बनेंगे तो आपका जूनियर पूछेगा कि सर हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है हमें, तो आप उससे सबसे पहले पूछ लोगे इस प्रोडक्ट के बताओ मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स हैं क्या, तो वो कहेगा हाँ हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे फिर तो डिमांड इलास्टिक है। अगर वो कह देगा कि नो सब्स्टिट्यूट्स, कह रहा है सर इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे, नो सब्स्टिट्यूट्स, तो फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। तो न्यूमेरिकली लिख लेते हैं लेस देन 1, ब्रैकेट में लिख लेंगे इनइलास्टिक। तो बस आपको तो क्रक्स याद होना चाहिए, है ना, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है। एमसीक्यू में तो बस आपसे मुद्दे की बात पूछेगा। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उसकी डिमांड आसानी से चेंज हो जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ही नहीं होंगे तो फिर उसकी डिमांड आसानी से चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल है ये पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर के बजट में उस प्रोडक्ट की क्या हैसियत है, कंज्यूमर के बजट में उस प्रोडक्ट की क्या हैसियत है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंज्यूमर का बजट बना लेते हैं। बताओ भाई आपका क्या बजट है। तो आपका तो खैर बजट स्क्रीन पे लिखना छोटा शाही कम पड़ जाएगी, लेकिन भाई हम मान लेते हैं नॉर्मल किसी व्यक्ति का 10,000 रुपये बजट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसने सोचा है कि मैं 2 चीज़ें खरीदूंगा। एक वो सोच रहा है कि मैं टीवी खरीदूंगा, टीवी वो पता करने गया दुकान पे है 9,990 का। और दूसरा वो सोच रहा है कि भाई रास्ते में मेरे को बीड़ी फूकने के लिए एक माचिस की डब्बी खरीदनी है। देखो तुम्हारी जेब में होगी। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, माचिस की डब्बी। तो अब उसके बजट में देखो भाई किस प्रोडक्ट की क्या हैसियत है। टीवी की क्या हैसियत है, बहुत बड़ी, 10,000 का बजट है उसका तो टोटल, जिसमें उसको 9,990 का सोच रहे हैं टीवी खरीदना है, और 10 रुपए की उसको क्या खरीदनी है, माचिस की डब्बी। अब जिस प्रोडक्ट का प्रपोर्शन किसी के बजट में बहुत ज्यादा है, जैसे टीवी इस एग्जांपल में, अब अगर मैं टीवी का प्राइस हल्का सा भी चेंज कर दूंगा, मान लो टीवी के दाम 1% बढ़ गए फॉर एग्जांपल, ऐसा सोचो टीवी के प्राइस मान लो खाली 1% भी बढ़ गए, तो 1% यहां पर उसके लिए तो 990 रुपए बढ़ गए एक तरह से, 999 रुपए बढ़ गए या 99 रुपए बढ़ गए सॉरी, तो उसके तो बजट से बाहर हो गया, तो वो तो टीवी अब नहीं खरीदेगा, चेंज कर लेगा डिमांड। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड तो क्या है, इलास्टिक, क्योंकि वो टीवी को आसानी से चेंज कर सकता है, क्योंकि टीवी उसके बजट में एक अहम हिस्सा रखता है। तो जहां टीवी हल्का सा भी दाम महंगा हुआ वो कहेगा छोड़ो टीवी नहीं खरीद रहे, बजट से बाहर हो गया। लेकिन अब मैं माचिस की डब्बी के दाम डबल कर दूंगा, 100% इंक्रीज कर दूंगा, माचिस की डब्बी 10 की बजाय 20 की हो गई मान लो, तो उसके टोटल बजट पे कोई फर्क तो फिर भी नहीं पड़ने वाला। वो सोचेगा ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसकी हैसियत उसके बजट में क्या है, ना के बराबर। 10 डिब्बी माचिस की 10 की अगर 20 भी होगी, मतलब मैंने देखो रेट डबल कर दिए। डबल का मतलब होता है 100% राइज कर दिया। डबल का मतलब क्या होता है, 100% बढ़ा दिए दाम, तब भी वो माचिस की डिब्बी खरीद लेगा, उसके लिए फर्क ही नहीं है, 20 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है, 10,000 का बजट है। तो इसका मतलब माचिस की डिब्बी की डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है। तो बताओ इससे आपने क्या सीखा, मतलब कंक्लूजन आपको अगर बनाना पड़ेगा आप क्या बनाओगे, कि पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट अगर हाई है, हाई मतलब ज्यादा है पोजीशन, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, इलास्टिक होगी। और अगर किसी प्रोडक्ट की पोजीशन कंज्यूमर के बजट में बहुत लो है तो उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब रटने वाले रट्टू तोतों के लिए बड़ी एक सिंपल सी बोल देता हूं बातें, कि अगर पोजीशन हाई तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा हाई, अगर पोजीशन लो तो इलास्टिसिटी भी लो। तो सिंपल, रट गया। तो पोजीशन हाई तो इलास्टिसिटी हाई, पोजीशन लो तो इलास्टिसिटी भी लो। ऐसे ऊपर वाला भी रट सकते हो, अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा
तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, अगर सब्स्टिट्यूट कम तो इलास्टिसिटी भी कम, तो 2 पॉइंट रट गए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में बस आप ये लिख लो मुद्दे की बात। तो हाई लिख लो, पोजीशन अगर हाई तो इलास्टिसिटी भी मोर देन 1, पोजीशन अगर लो तो इलास्टिसिटी भी लेस देन 1, तो ये लिख सकते हो। बाकी माचिस की डिब्बी भी बनानी है तो बना लेना, आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद जी थर्ड पॉइंट है, थर्ड बड़ा सिंपल है, इसका नाम है नेचर ऑफ द नीड दैट ए कमोडिटी सेटिस्फाइज। यानी कि कमोडिटी जो है, जो प्रोडक्ट है, वो आपकी किस तरह की इच्छा को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने नमक चाट लिया तो अब आपकी एक नेसेसिटी तो पूरी हो गई, चलो ठीक है, सब्जी में नमक है, रोटी में नमक है, खाने में नमक है, आप नमक खा रहे हो, तो नमक खाना जो है, नमक खा के आपकी नेसेसिटी तो पूरी हो गई। तो नमक खाने से आपकी कौन सी इच्छा की पूर्ति हो जाती है? नेसेसिटी की। लेकिन वही आपको फरारी गाड़ी में घूमने का अवसर मिले, वही आपको हेलीकॉप्टर चलाने का अवसर मिले, वही आपको एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स 1 TB वाला मिल जाए, तो इसका मतलब आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी? लग्जरी वाली, है ना। तो किस प्रोडक्ट से आपकी कैसी इच्छा सेटिस्फाई हो रही है, ये भी एक पॉइंट बना दिया यहां पर कि भाई नेचर ऑफ द नीड दैट ए कमोडिटी सेटिस्फाइज। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई ऐसे 2 बाइफर्केशन बना लो मोटा मोटा। तो 2 तरह की नीड्स को यहां पर हम डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहे हैं। एक तो हो गए नेसेसिटीज और दूसरी हो गई लग्जरीज। तो ये वैसे अंडरस्टूड पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, तो बताओ नेसेसिटी वाली जो चीजें होती हैं आमतौर पे इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? लेस देन 1, इनइलास्टिक, है ना। तो बस वही लिखवाऊंगा आपको भी, क्योंकि ये आपको लगता है भाई ये तो हमको देखो लेनी ही पड़ेगी, नमक तो देखो सब्जी में होना ही चाहिए, नहीं तो जीवन ही बेकार है। तो ऐसी चीजें जो नेसेसिटीज होती हैं वो आप लोगे ही लोगे, उनकी डिमांड चेंज नहीं करोगे आसानी से, या वो चेंज होंगी भी नहीं आपको, क्योंकि वो नेसेसिटी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जो लग्जरीज होती हैं, तो लग्जरीज जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर कर सिर्फ क्या रखनी है? नेसेसिटीज रखनी है। बेकार हो जाएगा जीवन फिर। लग्जरीज रखनी है, तभी तो पहुंचोगे वहां तक। भाई नेसेसिटी रख ली तो फिर करना क्या जीवन में? रोटी नमक तो मिली, घर वाले खिलाई देंगे। तो आपको अपने जीवन में क्या इच्छाएं रखनी है? लग्जरीज, है ना, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। हाँ, रोल्स रॉयस, स्पेलिंग सुनाना रोल्स रॉयस की। चलो पॉइंट नंबर 4, बट समझ आ गया पॉइंट थर्ड? ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ये भी बढ़िया पॉइंट है। नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। हाँ, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। तो इसमें मुद्दे की बात है नंबर ऑफ यूजेस में। तो नंबर ऑफ यूजेस का मतलब है कि भाई आप किसी प्रोडक्ट को कितने यूजेस में लगा सकते हो, उसके क्या क्या प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे इसमें हम 2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक मिल्क हो गया, तो मिल्क के माना जाता है कि बहुत सारे यूजेस होते हैं, क्योंकि मिल्क को आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, मिल्क से आप कर्ड भी बना सकते हो, मिल्क से आप स्वीट भी बना सकते हो, मिल्क से आप चीज़ भी बना सकते हो, मिल्क से मतलब आपके बहुत सारे यूजेस कर सकते हो। लेकिन मान लो दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, बुक मान लो, तो बुक का खाली एक ही यूज़ कर सकते हो, भाई पढ़ाई करनी है। बाकी ऐसा तो नहीं कि किसी के माथे पे मार दी या कुछ और यूज़ कर लिया। अगर प्रैक्टिकली सोचे तो बुक जो है उसका आप एक ही यूज़ कर सकते हो। तो अब ये बताओ कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड जो है आपको लगता है कि चेंज हो जाएगी आसानी से? मिल्क की,
है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब जैसे मान लो मिल्क महंगा हो गया तो लोग क्या सोचते हैं घर में कि अब एक काम करेंगे, अब हाँ अब चीज़ नहीं बनाएंगे इससे, लेकिन चलो दही और दूध पी लेंगे। अगर दूध का प्राइस और बढ़ जाएगा तो लोग सोचेंगे चलो दही भी नहीं बनाएंगे, अब खाली हम दूध पी लेंगे। और बढ़ जाएगा तो कहेंगे छोड़ो दूध नहीं पिएंगे। तो दूध की डिमांड जो है वो आसानी से चेंज हो सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट के जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, माना यह जाता है कि उसकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि चेंज हो जाएगी आसानी से, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं ना। लोग सोचते हैं चलो ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। लेकिन किताब, अब किताब का तो एक ही उपयोग है, आपको पढ़ना है और पास होना है। तो आपके किताब की डिमांड आमतौर पे क्या होगी, इनइलास्टिक, मतलब वो चेंज नहीं होगी आसानी से, क्योंकि आपको पता है ये तो पढ़ने के ही काम आनी है। अब वो चाहे जितनी की भी हो, चाहे 500 की हो चाहे 1000 की हो, आपको लगेगा कि ये तो किताब मुझे लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका एक ही यूज है और कोई यूज नहीं है, मल्टीपल यूज नहीं है, एक ही यूज है। तो इससे रट्टू तोतों के लिए क्या कहानी बन गई, ज्यादा यूज तो ज्यादा इलास्टिसिटी, कम यूज तो कम इलास्टिसिटी। अभी तक सारे पॉइंट रट्टू वालों के लिए सही चल रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट में ज्यादा सब्स्टिट्यूट तो ज्यादा इलास्टिक, कम सब्स्टिट्यूट तो कम इलास्टिक। ज्यादा प्रोपोर्शन है बजट में तो ज्यादा इलास्टिक, कम प्रोपोर्शन है बजट में तो कम इलास्टिक। लग्जरी नेसेसिटी तो कर ही लोगे, और ज्यादा यूजेस हैं तो ज्यादा इलास्टिक, कम यूजेस हैं तो कम इलास्टिक। तो अभी रटने वालों का बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, वेरी गुड। फिर 5वां पॉइंट, ये तो रट्टू वालों के लिए बिल्कुल वरदान है। टाइम पीरियड, समय। अब अगर आपको 5 साल का समय दिया जाए, मान लो, तो ऐसे में आपकी डिमांड क्या चेंज हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, फिर तो आप कुछ भी चेंज कर लोगे। और अगर मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूं तो 2 सेकंड में थोड़ा डिमांड का चेंज होना मुश्किल है कंपैरेटिवली, है ना। तो टाइम पीरियड ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, दो ही हो सकते हैं, टाइम पीरियड लॉन्ग या शॉर्ट। तो अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है, ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है या किसी प्रोडक्ट के लिए आपके पास समय ज़्यादा होता है, तो उसकी डिमांड आप चेंज कर लेते हो या चेंज हो जाती है। अब जैसे आज जो आप सपने देख रहे हो गाड़ी खरीदने के, जैसे वो रॉयल्स रॉयस कह रहा है, तो जब तक उसके आधे बाल झड़ेंगे तब तक रॉयल्स रॉयस का उसका सपना भी कहीं दूर चला जाएगा, है ना। तो सपने बदल जाएंगे, लंबा समय अभी। लेकिन अगर समय बहुत कम है, अभी आपको लग रहा है बस क्लास खत्म हो मोमोज खाने जाएं, तो अब ये डिमांड अभी चेंज नहीं होगी। अब आप ऐसी क्लास खत्म होगी आप वहीं भागोगे, क्योंकि समय कम है। तो जब छोटा कम समय होता है तो ऐसे में डिमांड जो है वो चेंज नहीं होती है, बहुत कम चेंज होती है। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या होती है, इनइलास्टिक। तो रटने वालों के लिए क्या बन गई कहानी, समय ज्यादा तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा, समय कम तो इलास्टिसिटी भी कम। तो 5 पॉइंट बिल्कुल रट्टू तोतों के लिए परफेक्ट चल रहे हैं, राइट। इसके बाद जी छठा, वो भी लिखवा दूं, वैसे तो बहुत हो गए 5, लेकिन लिख लो चलो छठा भी। छठा है कंज्यूमर हैबिट्स। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, हैबिट्स तो ये तो नाम से ही क्लियर है, हैबिट वर्ड आ गया बस। तो हैबिट का मतलब क्या, एल्कोहल। तो हैबिट का मतलब एल्कोहल कह रहा है वो हैबिट का मतलब एल्कोहल नहीं है, हैबिट का मतलब तो आदत है, ये है दिमाग। हाँ, तो इलास्टिसिटी क्या, इनइलास्टिक। मैंने कहा हैबिट का मतलब कह रहे हैं अल्कोहल, सही। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो फिर, हैबिट का एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, एल्कोहल। तो पता चला घर गए मम्मी एक नई हैबिट लेकर आया हूं तो हैबिट मतलब कि आदत है किसी भी चीज की हमें। तो आमतौर पे कोई भी हैबिट होगी तो हैबिट वर्ड से ही हम समझ जाएंगे कि ऐसी चीजों की डिमांड जो है वो क्या होगी, बहुत कम चेंज होगी या आसानी से चेंज नहीं होगी। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है, टाइड डिमांड। टाइड डिमांड, टाइड डिमांड जो होती है ना, इसका मतलब टाइड का मतलब होता है यहाँ पे TIED जो है, इसमें टाई वर्ड से निकला है, TIE से टाई। टाई का मतलब होता है कि बांधना किसी चीज को, है ना। तो जैसे आप जब कोई प्रिंटर खरीदते हो तो प्रिंटर, भाई खाली प्रिंटर खरीद के तो कुछ नहीं होगा, प्रिंटर के साथ वो आपको अलग से कार्टेजेस भी उसकी बेचते हैं, यानी प्रिंटर की इंक बेचते हैं ना।
कार्ट्रिज कह सकते हो थोड़ा थोड़ा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो फिर भी मतलब थोड़ा सा अलग होगा, ये तो बिल्कुल ही चिपके हुए हैं। मतलब प्रिंट, कोई भी आदमी दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो खाली प्रिंटर ही खरीद के लाया हो, जिसने दुकान गया कि भैया मैं खाली प्रिंटर खरीदूंगा, कम से कम पहली बार तो, पहली दफे तो प्रिंटर के साथ वो इंक जरूर खरीदेगा, कार्ट्रिज जरूर खरीदेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्ट्रिज जो है वो एक तरह से टाइट डिमांड हो गई। तो अब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या लगती है, आसानी से चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप प्रिंटर, वो देखो दुकानदार भी चालू होते हैं, कहते हैं प्रिंटर सर सस्ते हो गए, पहले 10 का था अब 8 का प्रिंटर मिल रहा है। तो प्रिंटर तो वो 10 का 8 का दे देगा, फिर आप उसके कहोगे इंक, वो कहेगा इंक सर महंगी होगी, पहले 500 की थी अब 15,000 की आ रही है। तब ठीक है, अब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। तो मतलब टाइड डिमांड जो होते हैं, टाइड डिमांड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी नेचुरली डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो आप बदल नहीं सकते, आपको तो लेना ही है। इसी तरह एक और लिख लेते हैं, 8th पॉइंट है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज तो ये भी रट्टू तोतों के लिए मजे वाला पॉइंट है। प्राइस रेंज, डायमंड और नमक, तो बोला हाई या लो। तो हाई मतलब वेरी हाई मान लो, जो वेरी हाई लिख देता हूं, है ना, डायमंड। वेरी लो नमक। तो इनकी डिमांड के बारे में बताओ। हाँ ठीक है, तो ऐसा बच्चों को लगता है, ऐसा बच्चों को लगता है, क्योंकि सर ने बोल दिया रट्टू तोतों के लिए है। तो अब रट्टू तोते सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर प्राइस रेंज वेरी हाई है तो भी माना जाता है कि डिमांड नहीं बदलेगी। अब मुकेश अंबानी की बीवी को खरीदना है महंगा डायमंड, वो तो पीछे पड़ेगी, मुझे तो खरीदना है। अब डायमंड मान लो 5 करोड़ की जगह 5.25 करोड़ का भी हो गया, वो तो तब भी खरीदेंगी। तो ध्यान रखना, प्राइस रेंज जब वेरी हाई एंड पर होती है तो डिमांड नहीं चेंज होती आसानी से, क्योंकि वहां पे तो आदमी किस माइंडसेट से जाता है, मुझे तो खरीदना है। जब अब तुम रॉल्स रॉयस लेने जाओगे तो वो कहेगा 5 करोड़, और फिर वो रास्ते में मान लो फोन करके कहते जी 5 करोड़ 10,000, तो तुम थोड़ी ना वापस आ जाओगे, तुम्हें तो लेनी है। तो वेरी हाई प्राइस रेंज की डिमांड्स जो होती हैं प्रोडक्ट्स की, वो भी कमी चेंज होती है। अब जिसको एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स 1 TB वाला लेने जाना है तो वो जाएगा, वो तो घर से सोच के निकला कि आप ये चाहे 5 लाख का भी हो जाए, मैं तो लेकर ही घर घुसूंगा। तो बेसिकली वेरी हाई जो प्राइस रेंज होती है, या जो वेरी लो, नमक है, अब नमक भी सब लेके ही आएंगे, 5 का 10 हो जाए, 10 का 20 हो जाए। तो वेरी हाई या वेरी लो प्राइस रेंजेस पर इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। ये सब तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए कि भाई नॉर्मल प्राइस रेंज की जो चीज़ें होती हैं, हमारा जीवन इसी में निकल जाता है, यानी कि हम अपनी डिमांड चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल प्राइस रेंज में चलती है। तो ना हम वेरी लो में जा पाते, ना हम वेरी हाई में जा पाते। तो नॉर्मल प्राइस रेंज जो होती है उसमें माना यह जाता है कि डिमांड हमारी चेंज हो जाएगी। तो वेरी हाई और वेरी लो जो है ये एक्सट्रीम केसेस है। तो वहां पर एक्सट्रीम केसेस में हमेशा माइंडसेट ये होता है कि मुझे तो लेना है, तो चाहे डायमंड लेना हो तो भी लेना है, नमक लेना हो तो भी लेना है। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें, गाड़ी खरीदने आपको, नॉर्मल टीवी फ्रिज खरीदने, वहाँ पे डिमांड जो है वो चेंज फिर भी कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं, उन दोनों में और भी फैक्टर्स हैं, सब्सटीट्यूट नहीं है, सॉल्ट नेसेसिटी भी लग रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी डिमांड चेंज नहीं होगी। और एक 9th पॉइंट भी लिख लेते हैं, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री। ये वैसे टाइट डिमांड की तरह ही पॉइंट है, लेकिन मान लो एग्जाम में अलग नाम से आ जाए इसीलिए अलग लिखवा रहा हूं। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स मतलब ये वही कि आप गाड़ी खरीदने गए तो भैया परफ्यूम कितने का है ना, वो खरीदोगे ना। तुम रॉल्स रॉयस जब खरीदने जाओगे, तुम्हारी रॉल्स रॉयस बना देता हूँ, तो जब तुम रॉल्स रॉयस खरीदने जाओगे तो उसमें तुम्हें परफ्यूम भी लेना पड़ेगा,
है ना, ये थोड़ी ना कि अंदर कदम रखा और आदमी बदबू से मर गया। तो अब ये जो माइनर छोटा सा मतलब 5 करोड़ की रॉल्स रॉयस में एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है जो, अब वो आपको कहेगा सर ये परफ्यूम सर बहुत ही बेहतरीन खुशबू 25,000 का, तो अब तुम मना तो करोगे नहीं जब 5 करोड़ की रॉल्स रॉयस लेने जा रहे हो। तो ये बेसिकली है छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। तो अब बताओ इनकी डिमांड क्या लग रही है, इन इलास्टिक है ना शक्ल से। अब वहां मूल भाव थोड़ी ना करो, नहीं भाई 25 का नहीं, ये तो आप परफ्यूम महंगा लगा रहे हो भैया, कम का करो। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये भी एक तरह से इन इलास्टिक होती है, तो आप खरीदोगे ही इसकी डिमांड जो है आपकी चेंज नहीं होगी आसानी से। तो समझ आ गया पूरा अच्छे से, परफेक्ट। तो यही था बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक, हमको जितना अभी तक डिस्कस करना था सारे इसमें इलास्टिसिटी की डिग्री हो गई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी हो गए, और आपने एक नया मेथड भी सीख लिया था, टोटल एक्सपेंडिचर।